नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। कई बार किसी खबर को विस्तार देने के लिए मैं कुछ रिसर्च और जानकारियां वो भी आपसे शेयर करता हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूं तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूं। जो खबरें जुटाता हूं उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने दिल्ली से छपने वाले अखबारों के इस बंडल के साथ किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा। तो आज के अखबार में क्या खबरें हैं, मेरे ख्याल से जो भी अखबार आप तक पहुंच रहा होगा, ज्यादातर अखबारों की पहली हेडलाइन, पहली सुर्खी पबजी को जिस तरह से बैन किया गया है और पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया गया है भारत में, हर अखबार की सुर्खियां हैं। और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं और उन खबरों के अलग अलग पहलू पर मैं बात करूंगा। दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, मोरेटोरियम को लेकर मैं लगातार बात कर रहा हूं, उसमें क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बेरोजगारी को लेकर नए आंकड़े आए हैं। सुशांत केस में क्या हो रहा है, मीडिया ट्रायल के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है कि किस ढंग से कुछ एंकर्स और टेलीविजन चैनल्स दिन रात मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उसके खिलाफ बड़े बड़े पूर्व पुलिस अधिकारियों ने पीआईएल दाखिल किया है। इसके अलावा दुष्यंत दवे का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया गया फेयरवेल में, जस्टिस अरुण मिश्रा के फेयरवेल में, ये उनका इल्जाम है। उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें और चीन को लेकर खबरें। तो शुरू करते हैं पबजी से दोस्तों। अगर ऐसे देखें तो मैं भी स्वागत करता हूं इस तरह के किसी भी प्रतिबंध का जिसमें पबजी जैसा मोबाइल एप्लीकेशन या गेम जो बच्चों के दिमाग को अपने शिकंजे में कसता है और बच्चे, हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे घंटों पबजी में मशगूल रहते हैं, पढ़ाई छोड़कर उसमें पबजी पर वक्त बर्बाद करते हैं। और बहुत सारी जानकारियां पबजी को लेकर है, लेकिन इससे कनेक्ट मैं करने वाला हूं चीन को। और क्या पबजी काफ़ी है? पबजी जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे अभी 108 किए, पहले 59 किए, 200 से ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन बैन हुए, लेकिन दरअसल चीन क्या कर रहा है और दरअसल चीन को लेकर भारत बीते 3 महीने से क्या कर रहा है, सवाल वो ज़्यादा बड़ा है। फिलहाल पबजी पर इस प्रतिबंध के स्वागत करते हुए आप सब आंकड़े पढ़ ही चुके होंगे कि पबजी भारत में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं भारत में, और पबजी ने लगभग 22,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जिसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। और दुनिया भर में 17.5 करोड़ डाउनलोड में से 5 करोड़ भारत में है। ये आप आंकड़े जानते होंगे। और कुछ अखबार ने, दैनिक हिंदुस्तान, सारे अखबारों की हेडलाइन यही है। एक बार हम हेडलाइन का मुआयना करते हैं, फिर बाकी चीज़ों पर आते हैं और पबजी के साथ क्या संदेश है और क्या ये काफ़ी है, इस पर बात करेंगे। ये दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, पहली हेडलाइन यही है, आप देख पा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी पहली हेडलाइन है, ऑनलाइन बैटल ग्राउंड, इंडिया बैन्स पबजी, 117 अदर्स ऐप। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। ऐसी ही हेडलाइन जागरण की है, पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध। ये मोटे तौर पर ज़्यादातर अखबारों की यही हेडलाइन है। अगर एक बार हेडलाइन का मुआयना करते हैं, फिर मैं आता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये अमर उजाला की पहली हेडलाइन है, पबजी से रिलेटेड। द हिंदू की हेडलाइन है, जो इस साइड की हेडलाइन है। मेन हेडलाइन तो ये है, लेकिन पहले पन्ने की टॉप हेडलाइन, टॉप बॉक्स हेडलाइन द हिंदू की भी है। और अखबारों की भी बात करें अगर, तो सब जगह मोटे तौर पर ये हेडलाइन, हर अखबार की बड़ी हेडलाइन यही है। इंडियन एक्सप्रेस की भी हेडलाइन यही है। यहाँ पे सेकेंड बॉक्स हेडलाइन जो इंडियन एक्सप्रेस की देख रहे हैं, यहाँ भी यही है। उसके अलावा अगर आप नवभारत टाइम्स और बाकी अखबारों में भी देखेंगे तो मोटे तौर पर हेडलाइन है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी, जो मेन पहला पेज है, उसमें पहले पेज पर हिंदुस्तान टाइम्स की भी यही हेडलाइन है, बैंड पबजी 117 चाइना लिंक्ड ऐप्स। ये अब पबजी को लेकर जो मुश्किलें और परेशानियां थी, उसको लेकर अमर उजाला, जागरण और अखबारों ने कुछ केस स्टडी छापी है। अब जैसे नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, पबजी जैसे 118 ऐप्स बैन। यही स्ट्राइक पर सवाल है। जब आप इसको डिजिटल स्ट्राइक कहते हैं और इसको इस तरह से मानते हैं कि इससे चीन की कमर टूट गई
और चीन बहुत बेहाल हो गया, तो सवाल उठता है क्या इस तरह की स्ट्राइक से और इस तरह के बैन से क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आ रहा है और क्या हम चीन को सबक सिखा पा रहे हैं, ये सवाल है। अब ये जो केस स्टडी बहुत सारे अखबारों में है, हो सकता है आप तक जो होगा उसमें भी पहुंचा होगा। दैनिक हिंदुस्तान ने अच्छे ढंग से छापा है, सुरक्षा, इससे कैसे क्यों बैन किया गया, सरकार का क्या लॉजिक है, क्या दलील है, आप तक पहुंच चुकी होगी कि इससे कैसे सर्वर के जरिए इसमें जो यूजर हैं उसकी गोपनीय जानकारी को लेकर शिकायतें मिलती थी, आंकड़े गैर कानूनी तरीके से सर्वर पर भेजा जा रहा था, निजता के लिए खतरा थे। सवाल उठता है ये सब थे, और ऐप की एक लिस्ट है जो दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर छापी है। ये बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ये ऐप की लिस्ट है। ये 3 पॉइंट जो दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है, सुरक्षा, शिकंजा और संकट, ये तीनों बॉक्स भी दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से मैं टेक्स्ट में लगा रहा हूँ। शिकंजा कि इन ऐप को मोबाइल या अन्य इंटरनेट से जुड़े डिवाइस पर चलाने की पाबंदी होगी। संकट, पबजी इससे पहले भी निशाने पर रहा, बच्चों में इसकी लत से उनके माता पिता परेशान हैं, कई राज्यों ने अस्थायी तौर पर बैन भी किया था। और सुरक्षा कि इससे सरकार ने जो कदम उठाया है, सुरक्षा कारण बताते हुए पहले भी 59 ऐप बैन किए थे, और उसके बाद ये बॉक्स है, ये दैनिक हिंदुस्तान का है। और सवाल उठता है टाइमिंग का कि पबजी को लेकर कई राज्यों ने अस्थायी बैन लगाए थे, और अगर आपको लगता है कि इससे भारत की सुरक्षा, निजता, लोगों के जो निजी आंकड़े हैं चीनी सर्वर पर भेजे जा रहे थे, तो ये बैन तो पहले भी हो सकता था। ये जब भी चीन को लेकर सरहद पर तनातनी की खबरें अचानक आनी शुरू होती है, जो चल रही है 4 महीने से, बीच में 2 महीने दफन थी, क्योंकि 2 महीने रिया और सुशांत की खबरों में मीडिया व्यस्त था। इसी बीच चीन ने गतिविधि बढ़ाई दूसरे इलाके में, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पैंगोंग के उत्तरी इलाके से दक्षिणी इलाके तक, और अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक। जब वो गतिविधि बढ़ी और खबरें आने लगी अचानक अखबारों के जरिए, और जब मजबूरी हुई कि भारतीय मीडिया को, चैनलों को इस पर अब दिखाने की मजबूरी हुई, तो अचानक एक बड़ी चीज आई, और उसके बाद ये ऐप बैन की खबर आई। अब इससे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि चीन की तो हमने कमर तोड़ दी, चीन तो बर्बाद हो गया। 22,000 करोड़ में से भारत बहुत बड़ा बाजार अगर है, 1/3 भी मान लीजिए, इससे चीन की सेहत पर, माफ करिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हमारा हौसला बढ़ सकता है, हमने बंद किया। मैं इस पबजी के बैन का स्वागत करता हूं इस नजरिए से, क्योंकि बच्चे, परिवार में जो लोग हैं, जो पबजी की लत जिन्हें है, उनके लिए जरूरी है। और पबजी अगर असुरक्षित है, एप्लीकेशन के जरिए अगर निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो ये सरकार की नाकामी थी कि आज तक पबजी चल क्यों रहा था। ये आप इसको राष्ट्रवादी तड़के के साथ इस खबर को अगर देखें, तो ये सैडिस्टिक प्लेजर के लिए डाइवर्ट कर दिया अचानक, जैसे पिछली बार हुआ। 59 ऐप्स बंद किए और हुआ कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, लेकिन उसके बाद, उस ऐप बैन के बाद के कई हफ्तों से आप देखें कि चीन की गतिविधि और बढ़ी है। चीन ने कुछ इलाकों में और घुसपैठ की है, चीन ने कुछ और जगह मोर्चेबंदी की है, चीन पीछे नहीं हटा है। तो क्या चीन को हम सबक सिखा पा रहे हैं, और क्या खबरें हैं, उस पर आता हूं अखबारों की हेडलाइन के मुताबिक। लेकिन हाँ, पबजी, फिर कहता हूं, मैं स्वागत करता हूं इस बैन का, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। सवाल इसको एक नए पैकेजिंग के साथ, इस फैसले को आप सबके पास पहुंचाने का है कि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया और चीन को सबक सिखा दिया। चीन को सर्जिकल स्ट्राइक के साथ चीन को एकदम पता नहीं क्या कर दिया। खैर, तो अमर उजाला में एक विस्तार से पिछले पन्ने पर खबर है, कोई 45 दिन गेम खेलकर मरा, तो किसी को पानी समझ पी लिया किसी ने तेजाब। और कुछ केस स्टडी है, ये केस स्टडी अमर उजाला के हवाले से। तेलंगाना में 20 साल का एक लड़का 45 दिन तक पबजी खेलता रहा, उसके बाद गर्दन में दर्द उठा, अस्पताल में दम तोड़ दिया। एमपी में छिंदवाड़ा में पबजी में डूबा एक लड़का प्यास लगने पर उठा और घर में रखी बोतल में तेजाब पी गया। महाराष्ट्र में हिंगोली में पटरी पर खेलते 2 लड़कों को ट्रेन ने काट दिया। जम्मू में एक जिम ट्रेनर पबजी खेलने के बाद दिमागी रूप से बीमार हो गया, बाद में उसकी डेथ हो गई। मुंबई में 18 साल के एक लड़के को पबजी खेलने पर का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अपने माता पिता से नए फ़ोन की मांग की, नहीं मिली तो आत्महत्या कर ली। ऐसी कई खबरें अलग अलग अखबारों में है, जागरण में भी है, हिंदुस्तान में भी है, और लीड जैसा कि मैंने बताया सारे अखबारों में है। और उन खबरों की, उन ऐप्स की लीड सब जगह है। इसी में जैसे जागरण में है कि आनंद जिले में पबजी के आदी बन चुके किशोर ने पिता द्वारा डांटे जाने पर आत्महत्या कर ली। उसी तरह से है उमरेठ तालुका के सुरेली गांव में 11वीं कक्षा के छात्र ने मंगलवार दोपहर कीटनाशक खाकर जान दे दी। ये पबजी की लत
इसको लेकर खबरें हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पबजी की लत बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए जो पढ़ने की उम्र में इस तरह की लत के शिकार और शिकंजे में होते हैं। तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आते हैं चीन पर, क्योंकि इस फैसले को अगर इस नज़रिए से आप देखते हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश होती है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे जिस भी जरिए, कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई चीन पर और चीन बेदम हो गया, तो माफ़ करिए, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चीन की तरफ से इसको लेकर एक दो बयान आ जाने का मतलब उनकी गतिविधि नहीं रुक रही है। अब क्या चीन को लेकर हो रहा है, और उसके बाद बाकी खबरों पर आऊँगा। चीन को लेकर जो खबरें हैं दो तीन जगह से, दो तीन अखबारों में जो खास तौर से छपी है, जिसका बार बार मैं एक हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर्स का मैं जिक्र करता हूं जो ऐसी खबरें लिखते रहते हैं या ऐसी खबरें होती है, तो मैं चीन को लेकर जो खबरें हैं वो बताता हूं जो आज छपी है। अब जैसे द हिंदू में खबर है, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आप ये सब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हो, मिलिट्री लेवल की टॉक्स हो, अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के लेवल की टॉक्स हो, बीते 4 महीने से चीन की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। चीन मक्कारी, धोखेबाजी और पीठ में छुरा भोंकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तो यह सरकार की नीतियों की विफलता है या नहीं? और ये आज ये दिन आए, आप बार बार 62 की बात करने लगते हैं, 62 में ये हुआ, उसके पहले अक्साई चीन ले लिया। तो भाई 6 साल से तो मोदी सरकार है, आपने इन स्थितियों का पूर्वानुमान किया होता, आकलन किया होता, और 6 साल में चीन को लेकर ऐसी ही स्ट्रेटजी बनी होती जैसे अब कभी कभी ये गेम बैन करके आपको लगता है कमर तोड़ दी, या लगता है कुछ इंपोर्ट रोक दिया तो उससे चीन की कमर टूट गई। तो ये सारी तैयारी 6 महीने से क्यों नहीं हुई? ये आत्मनिर्भर भारत आज है, मेक इन इंडिया पहले था। तो 6 साल में क्या मेक इन इंडिया इस मुकाम तक पहुंचा कि चीन से जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आती है, एक बार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा 500-700 ऐसी चीज़ें हैं जो गली मोहल्ले में यहाँ बन सकती है, वो भी चीन से आती है क्योंकि वहाँ से सस्ती आती है। तो क्या भारत सरकार ने 6 साल में ऐसी कोशिशें की उस मेक इन इंडिया के तहत जिसका ऐलान मोदी ने पहले साल में ही किया था या दूसरे साल में किया था, कि अगर वो नहीं है तो और 5 साल चीन के साथ कैसे रिश्ते निभाए? 18 मुलाकातों का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया, हम सब लोग तो बोलते ही रहे, लिखते रहे, छपता रहा। तो सवाल उठता है चीन पर भारत सरकार की नाकामी, ये पबजी और इसके बैन करने से चीन पीछे नहीं हट रहा है। तो सवाल उठता है हटेगा कैसे और हो क्या रहा है? और क्यों मैं इस पर बार बार बात करता हूं? क्योंकि आपको समझना, आपको सवाल करना जरूरी है। लोग नजरअंदाज करते हैं, आंख बंद करते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, चीन तो विवादित इलाके में, ऐसा तो कुछ है नहीं। 62 में नेहरू जी के दौर में भारत हार गया था, अक्साई चीन तो 58-59 में कब्जा कर लिया, चीन में 56 से ही कब्जा कर लिया। तो उसकी आड़ में उस जमाने की बात करके 6 साल का कार्यकाल, 5 साल खासतौर से पहला कार्यकाल, शी जिनपिंग से 18 मुलाकातें, दिल्ली से लेकर, अहमदाबाद से लेकर और दक्षिण से लेकर और चीन तक में, और उसके बाद ये हरकत। तो सवाल भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी का है, और इसको सेना की आड़ लेकर बीजेपी के प्रवक्ता हर चैनल में बोलते हैं। ये सेना का सवाल नहीं है, सेना अधिकारी नहीं झूल रहे थे पीएलए के सैन्य अधिकारियों के साथ कहीं झूले पर नारियल पानी पिला नहीं रहे थे चुशूल में वहां बैठ के, और सेना के अधिकारी, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की मीटिंगें वो सब नहीं हो रही थी जो हुई है। तो सवाल ये है, अब ये खबर क्या है द हिंदू में, इंडिया चाइना टॉक्स एट चुशूल रिमेन इनकन्क्लूसिव। अब इसमें खबर क्या है? ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां जिससे आपको पता चलेगी। इसमें है कि ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स चुशूल में तीसरे दिन हुई, आज भी होगी, तीसरे दिन की टॉक्स हुई जो बेनतीजा बातचीत रही, नाकाम रही। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीन के जमावड़े को पीछे हटाने के लिए ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हो रही है, लेकिन बेनतीजा रही। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है या अभी तक मानने को तैयार नहीं है। ये मीटिंग्स घंटों घंटों होती है। पहले भी मिलिट्री लेवल की टॉक्स 10-10, 12-12 घंटे हुई, आधी रात तक, और उसके बाद अभी भी चीन की हरकतें जारी है। बल्कि ये हुआ क्या है, ये स्थितियां क्यों अचानक मीडिया में आई और हुआ क्या? क्योंकि चीन ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया, एक इलाके से, उत्तरी इलाके से दक्षिणी इलाके तक आया, और जब गोल पोस्ट शिफ्ट किया तो हड़कंप मची। पैंगोंग पर 4 से 8 तक तो वो है ही बैठा हुआ, वहां से पीछे नहीं हट रहा। अब दूसरे इलाके में जब आया तब हड़कंप मची, और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जबरदस्त मोर्चेबंदी की, और चीन की उस साजिश और मंसूबे को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यहां
सेना ने उस तरह से तैयारी की कि चीन जिस तरह से दक्षिणी इलाके में घुसने की कोशिश या कब्जे की कोशिश कर रहा था, वहां भारत की जबरदस्त तैनाती और तमाम इलाकों में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो खबर है पैंगोंग को लेकर, जो बार बार खबरें आने लगती है, पीछे हट रहा है चीन, पीछे हट गया चीन, और इस पर मैं लगातार बात कर रहा हूं। जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है वो मैं बताता हूं, उससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि दरअसल वहां स्थिति क्या है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर खबर है। ये रजत पंडित की खबर है, इनका भी जिक्र मैं अपनी वीडियो में कई बार किया कि इनकी खबरें आप पढ़ा करें। टाइम्स ऑफ इंडिया के रजत पंडित, फिर नाम ले रहा हूं, मनु पब्बी इकोनॉमिक टाइम्स, विजेता सिंह द हिंदू, शशांक सिंह इंडियन एक्सप्रेस, इन लोगों की खबरें पढ़ा करें। तो इसमें क्या लिखा है? आर्मी स्ट्रेंथेंस इट्स पोजीशन फ्रॉम ईस्ट लद्दाख टू अरुणाचल। भारतीय सेना ने अपनी तैनाती मजबूत की है और करने की जरूरत भी है। लेकिन जो असली चीज है, ऑक्यूपाई हाइट्स, ये एक बॉक्स है टाइम्स ऑफ इंडिया में। इस बॉक्स में क्या लिखा है कि इंडियन ट्रूप्स ऑक्यूपाइंग द हाइट्स ओवर फिंगर 2 एंड फिंगर 3 ऑन पैंगोंग नॉर्थ बैंक। और उसके बाद क्या है? PLA कंट्रोल्स फिंगर 4 टू फिंगर 8 हाइट्स फेसिंग द रिज लाइन टेकन बाय इंडियंस। पैंगोंग के 4 से 8 तक हाइट्स को PLA ने कंट्रोल किया हुआ है। और इसी में है कि इंडिया जो बिल्डअप PLA का है, डेप्सोंग और दौलत बेग ओल्डी, उस पर नज़र रख रहा है। और उसके बाद इसमें विस्तार से जानकारी है, और ये लगातार मैं आपको जानकारी अलग अलग अखबारों और सूत्रों के हवाले से मैं देता रहा हूँ कि चीन किस तरह से लगातार अलग अलग इलाकों में जब मुस्तैदी तेज हुई, और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से भी जो कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट, भारतीय सेना की भी ज़बरदस्त तैनाती है। लेकिन चीन जो पहले कर चुका अप्रैल मई में, वहां से पीछे हटाने का सवाल है। और दूसरी जगह जहां वो कुछ घुसपैठ और तैनाती करने की कोशिश कर रहा है, उसके नापाक इरादे हैं, जहां लगता है, आशंका है कि वो उल्लंघन और अतिक्रमण कर सकता है, वहां भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रखी है। और उसके बाद अब हाल में स्थिति ये हुई है कि कुछ इलाकों में चीन के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। और उसके बाद यही खबर अंदर के पन्ने में है टाइम्स ऑफ इंडिया में। कुछ और अखबार में चीन को लेकर छिटपुट खबरें हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि दरअसल चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। इस PUBG से हम खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या PUBG के हिसाब से और PUBG पर पाबंदी लगने के बाद से चीन वाकई इतना डर गया कि चीन सरहद से, LAC से पीछे हटने को तैयार है? ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद दूसरी चीज़ें आता हूँ मैं, जो मॉरेटोरियम, जिस पर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ और एक सारे अखबारों में खबर होगी, जो 1950 के बाद पहली बार ऐसा है कि प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, पार्लियामेंट में नहीं होगा। ये भी हर अखबार में मोटे तौर पर कई जगह हेडलाइन है। और उसको लेकर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल खड़े किए। हिंदू की पहली हेडलाइन यही है, जो क्वेश्चन आवर को लेकर कई अखबारों की हेडलाइन है। और इसको लेकर बहुत सारे नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि भाई एक ही ये स्कोप होता है, एक मौका होता है जहां आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, और वहां सरकार ने ऐसी पाबंदी या ऐसा इंतजाम क्यों किया? सरकार की अपनी दलील। मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, ये हिंदुस्तान की भी यही खबर है। अब उसके बाद बाकी खबर पर आने से पहले मैं ज़रा ये इस खबर के एक पहलू को सिर्फ आपको बता दूँ। ये दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर में भी अंदर के पन्ने पर, पहले पन्ने पर तो चीन है, और ऐसे ही तीसरी डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने PUBG समेत 118 ऐप बैन किए। और उसके बाद पैंगोंग के किस इलाके में हमारे जवान डटे और चीन किस इलाके में निगरानी में आया, और चीन की चाल को अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक नाकाम करने के लिए जवान हमारे कैसे मुस्तैद हैं। लेकिन जो दूसरा पन्ना है उस पर जो पहली हेडलाइन वही है जिसका जिक्र मैंने किया, संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं, पहली बार 7 दिन काम। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है, रविवार और शनिवार को भी संसद में काम होगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब महीनों तक सब कुछ ठप रहा तो कहीं तो रिकवर करना पड़ेगा, कहीं तो उसके बदले अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन शशि थरूर ने ट्वीट करके सवाल उठाए थे, जो कल हो सकता है आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 1950 के बाद पहली बार हुआ कि महामारी का बहाना करके प्रश्नकाल से विपक्ष को दूर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार संसद में नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है। संसदीय लोकतंत्र में सवाल करना ऑक्सीजन की तरह। ये उन्होंने कहा। राजनाथ सिंह ने
विपक्ष के नेताओं को फ़ोन किया, भरोसा देने की कोशिश की कि सत्र में शून्यकाल रखा जाएगा ताकि संसद में अपनी बात उठा सकें। और इसको लेकर अभी सवाल विवाद तो है कि जब अगर संसद सत्र है तो प्रश्नकाल में क्या दिक्कत है, और प्रश्नकाल को रोकने और इसको टालने की क्या वजह है। इस पर देखते हैं अभी सरकार क्या बात करने वाली है। और उसके बाद ये लोकसभा 14 तारीख को 9 से 1 बजे चलेगी, उसके बाद दोपहर 3 से 7 चलेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का पालन करने का एक तरीका इसमें अख्तियार किया गया है। एक खबर जो है मॉरेटोरियम, जिसका मैंने जिक्र किया, और सुशांत सिंह पर आने वाला हूँ। सुशांत सिंह को लेकर चैनलों में जिस तरह से खबर चल रही है, मॉरेटोरियम को लेकर मैं लगातार बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये बैंकों की मुश्किल अपनी जगह है और होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक एनपीए हो सकते हैं, बैंकों पर बोझ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सवाल उठता है, हम बैंक की सिर्फ सोचें या उनकी भी सोचें जिनकी नौकरियां गई, जिनके रोजगार ठप हो गए, जिनके रोजी रोटी का जरिया ठप हो गया, जिनकी जो एमएसएमई सेक्टर में जिनके छोटे मोटे कारोबार थे वो ठप हो गए, जिनका छोटा मोटा धंधा दुकान था वो बंद हो गया, और सबसे बड़ी बात, जो 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई उनके पास कोई उपाय नहीं है कि अभी किस्त और किस्त पर ब्याज पर ब्याज दे सकें। ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, और उस सुनवाई में जो बात आ रही है, मैं बता दूं, कुछ अखबारों ने खबर छापी, हालांकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर है और इसको प्रमुखता से लगातार छापना चाहिए। आज जैसे हिंदुस्तान ने छापा, ब्याज पर ब्याज लेना दोहरी मार, कर्जदारों को दंड नहीं दे सकते। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्खी दिखाई थी पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान, और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि लॉकडाउन अगर मोदी सरकार ने लगाया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों की चिंता करें जो इसमें पिस रहे हैं। आप सिर्फ कारोबारियों की चिंता नहीं करें, आप उनकी भी करें, ये जिम्मेदारी है। आरबीआई की गाइडलाइन का हवाला जब दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इसकी आड़ नहीं लीजिए, सरकार के पास कई तरह के अधिकार हैं, उन अधिकारों का सरकार इस्तेमाल करे और उन लोगों की सोचे जो अभी किस्त चुकाने या किस्त पर ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं है। तब से ये सुनवाई चल रही है। अब इसमें कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। कई तरह के रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन हैं, क्रेडाई और कई तरह के संगठनों ने, और कुछ याचिकाकर्ता जिनकी तरफ से याचिका दायर हुई, उन लोगों ने कहा है कि बैंक कर्जदार को डिफॉल्टर मानकर ब्याज वसूली कर रहे हैं, जबकि कर्जदार डिफॉल्ट नहीं है, सभी सेक्टर बैठ गए हैं। रिजर्व बैंक चाहता है कि बैंक कोविड-19 के दौरान मुनाफा कमाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए इस पर राहत दी जाए, मॉरेटोरियम पर और ब्याज में छूट दी जाए, ये मांग की जा रही है। ये हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पहले पन्ने पर यह खबर है, नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया पे पेज 3 पर है और अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। और इस खबर का वो पहलू जिसमें बैंक में जो अलग अलग संगठन हैं वो जो अपील कर रहे हैं कोर्ट में, वो बहुत मायने रखता है। अब जैसे अमर उजाला में भी है, रियायत अवधि का ब्याज न देना बैंकों के लिए नुकसानदेह, ये इसमें एक सरकार का पक्ष है, इस पक्ष को भी मानना और सुनना पड़ेगा। बैंकों की तरफ से पक्ष है कि अगर ब्याज नहीं देंगे तो बैंकों की आर्थिक सेहत पर फर्क पड़ेगा। दूसरी एक बात कही जा रही, जो लोग दे रहे हैं, जिन्होंने मॉरेटोरियम का फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो और जो फ़ायदा उठाकर उसके बाद और अतिरिक्त सुविधा और छूट चाहते हैं, दोनों के बीच फ़र्क होगा। एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग कैसे हो सकता है? अब सरकार का काम है कि कैसे करें। पीठ ने कहा कर्जदारों को नहीं किया जा सकता दंडित, यही पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनवाई आज भी है और मैं बार बार कहता हूं, आप लोग अपनी आवाज़ें बुलंद करिए अगर आप इसके शिकार हैं और आपकी अगर मुश्किल है तो। आपको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपनी बात कहनी पड़ेगी। मुझे कुछ लोगों ने मेल किया है, कल भी मैंने कहा सिर्फ मेल से नहीं होगा, बार बार मैं कह रहा हूं आप अपने वीडियो बनाकर भेजिए। मुझे बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं, वीडियो भेजेंगे तो मैं अपने वीडियो में ऐड करूंगा और उसको टैग करने की कोशिश करूंगा सोशल मीडिया पर। तो प्लीज़ 1 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे भेजें अपनी मुश्किलों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में। मैं कल के वीडियो में भी और परसों के वीडियो में भी अपना मेल आईडी बता चुका हूं। तो ये इसमें कहा है, याचिकाकर्ता ने कहा लोग मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं राजीव दत्ता, और इसलिए उन्हें ब्याज पर ब्याज लेना गलत है। तो यहाँ ब्याज पर ब्याज की छूट की बात हो रही है। और 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि बैंक ऋण के पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्ज लेने वालों को दंडित नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का रुख है। तो अच्छी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में जो कर्जदाता हैं उनके पक्ष में है, और सुप्रीम कोर्ट लगातार रास्ता सुझाने के लिए दबाव डाल रहा है सरकार पर भी और इस पर भी। ये
टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर के पन्ने पर है, मैच मॉरिटोरियम इंटरेस्ट रेट विथ डिपॉजिट्स। इंडस्ट्री, बहुत सारे जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, क्रेडाई है और बहुत सारे एसोसिएशन के लोग हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, जो कोर्ट में जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका कहना है कि ठीक है, डिपॉजिट और इंटरेस्ट बराबर कर दीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है कि डिपॉजिट और ब्याज दोनों बराबर किया जाए, लेकिन इस तरह से अलग अलग ढंग से ये सवाल उठाया जा रहा है। एक ये खबर है, उसके बाद जो एक खबर है बेरोजगारी दर को लेकर। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल, और सरकार बेरोजगारी से बचती है, बेरोजगारी पर बात करने से बचती है, बेरोजगारी पर जवाब देने से बचती है। इंतजाम और बेरोजगारी दूर करने के रास्ते तो भूल जाइए, बेरोजगारी के आंकड़ों से भी बचती है। बेरोजगारी के आंकड़े सार्वजनिक न हो, इसका इंतजाम इस सरकार ने 3 साल पहले ही कर दिया था, जब जो डेटा रिलीज करने का जो सिलसिला था उसको रोक दिया, और जो 2 अधिकारी जिन पर आरोप लगा कि वो डेटा उन्होंने रिलीज किया, उनके साथ क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। तो ये बेरोजगारी को लेकर है। आज दैनिक हिंदुस्तान में अंदर के पन्ने पर एक खबर है, शहरों में 10 में से 1 अभी भी बेरोजगार, और उसके बाद पूरा आंकड़ा छापा है कि कैसे बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बेरोजगारी में शीर्ष पर 5 राज्य हैं, हरियाणा, त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा और हिमाचल। और उसके बाद कैसे CMIE की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में 9.1% थी, अगस्त में आंकड़ा बढ़कर 9.83 हो गया। बेरोजगारी की दर 9.83 होने का अर्थ है शहर में 10 में 1 आदमी बेरोजगार है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। और इस तरह से एक आंकड़े ग्राफिक्स के हिसाब से दैनिक हिंदुस्तान में छापा है, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात ज़रूर है। और उसके बाद 2 दिन से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, 12 करोड़ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इम्तहान दिया है, और उसके बाद उनको सिलेक्शन की जो तैयारी और सिलेक्शन का अंतिम दौर मुकाम होना चाहिए, उससे वो दूर हैं। और लगातार 2 दिन तक लाखों ट्वीट्स किए गए, ऐसे अलग अलग NTPC और अलग अलग सेक्टर में जिन लोगों ने नौकरियों के लिए इम्तहान दिया था, अप्लाई किया था। तो बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार की सुस्ती को आप समझ सकते हैं। एक सुशांत को लेकर है, दुष्यंत दवे और बाकी चीज़ों पर आने से पहले सुशांत सिंह को लेकर मीडिया ट्रायल की बात, विरोध या चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और 2 महीने से सुशांत की मौत को कत्ल साबित करने, सुशांत की मौत या कत्ल, मौत क्या, वो जब उसको कत्ल साबित कर रहे हैं तो कातिल के तौर पर रिया को साबित करने, और पूरी जो थ्योरी है उसको लेकर कुछ चैनल्स, कुछ एंकर्स लगातार मुहिम चला रहे हैं, लगातार बहुत आक्रामकता के साथ, सारे फैसलों के साथ। मैंने कल भी वीडियो में बात की। अब क्या हुआ है कि मुंबई में 8 बड़े पुलिस अधिकारी रह चुके, DGP लेवल के, कमिश्नर लेवल के अधिकारी, उन्होंने, ये एक्सप्रेस ने पेज नंबर 6 पर छापा है, महाराष्ट्र फॉर्मर टॉप कॉप्स मूव HC अगेंस्ट मीडिया ट्रायल। और इसमें बहुत सारे अधिकारी, जिसमें जो पूर्व अधिकारी हैं, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर और DGP रह चुके हैं, 8 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL दाखिल की है कि मीडिया ट्रायल बंद हो। और उन्होंने कहा है कि कुछ एंकर्स मुंबई पुलिस को बदनाम करने और मुंबई पुलिस के खिलाफ मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, लगातार कैंपेन चला रहे हैं। इस पर जिन लोगों के दस्तखत हैं, इसमें DGP रहे PS पसरीचा, K सुब्रमण्यम, D शिवनाथन, संजीव दयाल, सतीश चंद्र माथुर, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं, धनंजय जाधव, महेश सिंह, अलग अलग KP रघुवंशी, ऐसे सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रिट की है PIL की। अब देखते हैं कि मुंबई हाईकोर्ट क्या कहता है। उसके बाद ये खबर है विकास सिंह के हवाले से, ड्रग प्रोब को लेकर खबर है, जो आपको पता होगा, जिसमें रिया के भाई के जान पहचान का कोई शख्स जो ड्रग के धंधे में था, उसे गिरफ्तार किया गया। तो मामला शुरू कहाँ से हुआ? शुरू कहाँ से होते होते नेपोटिज्म से शुरू हुआ, फिर मर्डर से शुरू हुआ, फिर रिया और सुशांत से शुरू हुआ, और फिर कत्ल से शुरू हुआ, फिर कहाँ से होते हुए कहाँ तक मामला पहुँचा है। तो एक ये खबर है। उसके बाद एक जो जानकारी है दुष्यंत दवे को लेकर, शायद आपको पता होगा कि दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम क्या, कल उनके साथ जो हुआ वही उन्होंने कहा है, और उस पर उन्होंने CJI को चिट्ठी भी लिखी है। टेलीग्राफ की हेडलाइन में नीचे आप देख पा रहे हैं, जजेज एफ्रेड ऑफ द बार म्यूटेड दवे।
ये द टेलीग्राफ की टॉप हेडलाइन है। इसमें खबर क्या है, और ये कुछ और अखबारों में भी है, पहले पेज पर इसमें भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। SC बार चीफ सेज ही वाज म्यूटेड एट फेयरवेल फॉर जस्टिस मिश्रा। कुछ और अखबारों में भी है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, विस्तार से बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। इस खबर को बताता हूँ, ये समझना आपको ज़रूरी है अगर आपको नहीं पता है तो। हिंदुस्तान टाइम्स में ये छापा, म्यूटेड एट जस्टिस मिश्रा फेयरवेल सेज SC बार हेड। ये खबर यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में है। अब इसमें खबर क्या है, और टेलीग्राफ की हेडलाइन तो आप देख पा रहे हैं। दुष्यंत दवे, कल जस्टिस अरुण मिश्रा का आखिरी दिन था, फेयरवेल था, और उसमें पहले हुआ था कि बार एसोसिएशन फेयरवेल देता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि जो अभी स्थिति है कोरोना काल में, तो मेरा मन इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं अभी फेयरवेल स्वीकार करूं, और उन्होंने मना कर दिया, जो बार की तरफ से जो फेयरवेल होना था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फेयरवेल हुआ, जो औपचारिकता होती है, उसमें चीफ जस्टिस और सारे लोग उसमें शामिल थे। ये वीडियो के ज़रिए हुआ, और उस फेयरवेल में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते इन्हें भी इनवाइट किया गया, और इसके लिए बाकायदा इन्हें जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी तरफ से इन्हें लिंक भेजा गया, वीडियो लिंक, कि इस लिंक पर आप भी रहेंगे, और उसके बाद जब सारे जजेज होंगे, CJI होंगे, तो आप अपनी बात कहेंगे, बाकी सब लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। दुष्यंत दवे का कहना है कि उनके पास लिंक आया, सब कोऑर्डिनेटेड था, उनसे बात भी हो गई, लेकिन जब ये फेयरवेल का प्रोसेस शुरू हुआ उस वक्त उन्हें म्यूट कर दिया गया। वो देखते रहे, बाकी लोग बोलते रहे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि टेक्निकल वजह थी। लेकिन दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि जब मैं उस विंडो में था और बाकी लोग उसमें दिख रहे हैं, उस विंडो में, चैट विंडो में, उस वर्चुअल विंडो में, तो ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस नहीं देख पा रहे होंगे या बाकी लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन किसी ने पहल नहीं की कि मुझसे कनेक्ट किया जाए और मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिले। दुष्यंत दवे कौन है? वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, लेकिन अभी का ताज़ा परिचय ये भी है कि ये प्रशांत भूषण के मामले में वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें प्रशांत भूषण ने माफ़ी नहीं मांगी, प्रशांत भूषण को आखिर में दोषी पाया गया और कैसे उन्हें 1 रुपये की सजा हुई आप जानते हैं। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी CJI को, और उसमें एक दिलचस्प बात उन्होंने ये भी कहा, जिसको टेलीग्राफ ने बॉक्स छापा है, चिट्ठी में ही उन्होंने कहा कि मैं क्या कहता, अगर मुझे कहने को मौका मिलता तो मैं क्या कहता। ये अब उन्होंने लिख कर भेज दिया है, वो दिलचस्प है, और बाकी जो कहा वो मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे जो इन्होंने कहा है। 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। होल्ड करिएगा। हाँ, तो इन्होंने इसको क्विंट के हवाले से मैं दे रहा हूँ, क्विंट ने इसको छापा है। दुष्यंत दवे ने अपनी चिट्ठी में लिखी है कि इस पूरे प्रकरण में इस महान संस्था की भूमिका की उम्मीद है। मुझे आमंत्रित करने के बाद पूरी कोशिश थी कि बार काउंसिल की तरफ से मुझे बोलने न दिया जाए। यह सब सीधी तौर पर बार काउंसिल और व्यक्तिगत रूप से मुझे आहत करने वाला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को लिखे हुए पत्र में उन्होंने कहा कि अगर वे क्या बोलेंगे, इस डर से उन्हें बोलने से रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने पत्र में लिखा कि वो क्या कहते, तो उन्होंने लिखा है कि बार काउंसिल इसी और अपनी तरफ से मैं जस्टिस मिश्रा को आपको आपके जीवन के लिए सुख और शांति की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आपका आगे का जीवन हमेशा की तरह लाभदायक रहे। सुनिएगा, लिखा है कि आपको आगे का जीवन हमेशा की तरह लाभदायक रहे। मैं भगवान महाबलेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दें जिससे आप आत्मनिरीक्षण करें और अपने विवेक में गति लाएं। ये कहते ऐसा उन्होंने लिखा है। और एक चीज़ और लिखा, याद रखिए वकील आते जाते रहेंगे, लेकिन बार स्थायी तौर पर होगी। इस महान संस्था की असली ताकत है क्योंकि बार स्थायी है। और साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि मैं इस तरह के उसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी समारोह में मैं शामिल नहीं होऊंगा। ये दुष्यंत दवे ने अपना विरोध जाहिर किया है और उन्होंने तथ्यवार बताया है कि कैसे उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लिंक आया उनके पास, उस वीडियो लिंक के ज़रिए पहले कनेक्शन चेक कर लिया गया, बाकी लोगों से उनकी बात हो गई और जब जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई उसी समय से उन्हें तब तक म्यूट किया गया जब तक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। और ये उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। ये खबर है। उसके बाद एक दिल्ली में बहुत तेज़ी से कोरोना फैलने की खबरें अखबारों में आ रही है और ये चिंताजनक है और इसको समझने की ज़रूरत है। और उसमें एक बात और जानकारी है जो बार बार
ये खबर आती है कि जिसको एक बार कोरोना हो जाएगा उसे दोबारा नहीं होगा। तो भास्कर ने ये छापा है कि सीरो सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि दोबारा हो सकता है कोरोना, और ठीक हुए 2008 में से 97 के ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है, इससे संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस से विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता क्षणिक प्रकार की है। मतलब ये एक संगीन बात है। अब तक ये मानते हैं कि जिससे एक बार कोरोना हो गया वो इससे मुक्त होकर निकल गया, लेकिन इसमें अब यही लिखा हुआ है कि उसे दोबारा हो सकता है। फिर दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, और दिल्ली में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ये चिंताजनक है। और बाकी जगह से भी खबरें उसी तरह की हैं कि कोरोना का विस्तार तो हो रहा है। पहले पेज पर भास्कर की वही खबर है, कोरोना के सक्रिय मरीज तेजी से बढ़ने लगे, 7 दिन में 1.1% बढ़ गई दर। तो एक्टिव पेशेंट जो है, सक्रिय मरीज बढ़ रहे हैं, और ये अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही है। तो इसलिए अभी भी सतर्क और सचेत आप सबको, हम सबको रहने की ज़रूरत है। देश में मरीज 38 लाख पार हो गए कोरोना से। महाराष्ट्र में पहली बार मिले 17,000 से ज़्यादा संक्रमित, और उसके बाद 80,000 कोरोना संक्रमण के मरीज मिले। मौतें 67,000 से पार। तो ये खबर है। इसके अलावा कुछ छिटपुट खबर है, लेकिन एक चीज़ है कि एक लेख मोदी और शी जिनपिंग के बारे में इसी में, जिसमें वेद प्रताप वैदिक ने लिखा है चीन को लेकर, जिसमें आखिरी पैराग्राफ है कि मेरी बात समझ से परे है कि मोदी और शी आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। दोनों देशों के शीर्ष नेता दर्जन बार से भी ज़्यादा मिलकर एक दूसरे का भावभीना स्वागत कर चुके हैं। एक दूसरे से सीधी बात करें तो लद्दाख में उपजी इस नियंत्रण रेखा की समस्या को अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है, एक लेख लिखा है। उसके बाद कल मैंने डॉक्टर कफील पर एक वीडियो बनाया था। आज डॉक्टर कफील के मुद्दे पर कुछ अखबारों ने एडिट लिखा है, जिसमें एक्सप्रेस का भी एडिट है, मेरे ख्याल से एक्सप्रेस ने भी लिखा और द हिंदू ने एडिट लिखा है, और बहुत तल्ख ढंग से लिखा है। और डॉक्टर कफील को किस ढंग से गिरफ्तार करके पहले फिर गिरफ्तार किया गया, पहले उनके भाषण को लेकर, जिसको कोर्ट ने कहा कि इस भाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जो एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव को भंग करने वाली थी, बल्कि कोर्ट ने कहा एकता के पक्ष में शांति बढ़ाने वाला भाषण था और अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। मैंने लंबा वीडियो कल बनाया, आप देख चुके हैं। यही इसने द हिंदू ने एडिट पेज पर लिखा है, डिसेंट एंड डिटेंशन, और इसमें लिखा है कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान पर जो डिटेंशन ऑर्डर था एनएसए का, उसको कैश करके कैसे स्टेट प्रोसिक्यूशन, राजकीय उत्पीड़न को एक्सपोज किया है। और उसके बाद विस्तार से एडिटोरियल है द हिंदू में, राजकीय उत्पीड़न, राज्य सरकार की तरफ से उत्पीड़न को हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक्सपोज किया है। ये द हिंदू का एडिट है। मेरे ख्याल से एक्सप्रेस या किसी और अखबार में मैं देख रहा था एडिटोरियल इसी विषय पर है। हाँ, एक्सप्रेस में भी इसी विषय पर एडिटोरियल है, रिलीजिंग कफील खान। और उसके बाद इसमें भी ऐसे ही है कि कैसे रिलीज किया गया और जिस ढंग से उनके खिलाफ लगाया गया एनएसए। और यहाँ केदारनाथ सिंह का 1962 के सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, जिस पर मैं पहले वीडियो में कई बार बात कर चुका। जब सेडिशन के मामले दर्ज किए जाते हैं तो मिसाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है, पहले की मिसाल कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेडिशन किस पर लग सकता है, जब तक वो उसके भाषण से दंगा ना भड़के, जब तक आगजनी हिंसा ना हो, तब तक किसी के बोलने, किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, कई फैसले उसका जिक्र किया है। और उसके बाद कफील खान को जिस ढंग से छोड़ा गया उसका जिक्र किया है। दोस्तों, इसके अलावा हो सकता है कुछ खबरें हो, लेकिन चूंकि वीडियो ये लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। और अगर आप में से किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और एक और अपील कि बहुत सारे दोस्त फेसबुक पर मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने पेज पर अपलोड करते हैं। आप मेरे पेज से, फेसबुक पेज से शेयर करिए, जितना शेयर करिए, लेकिन मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज पर अगर अपलोड करते हैं तो ये गलत है। और ऐसा करना चाहते हैं तो आपको मुझसे बात करनी होगी, क्योंकि ये गलत है। बिना इजाज़त के आप ऐसा करने से बचें, मेरी ये सलाह है। और अगर आपने वही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, बात होती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है।